तो जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसान दिन भर बस सोफे पर बैठा है। उसने मतलब कोई शारीरिक मेहनत नहीं की है, कोई भारी वजन भी नहीं उठाया है, बस टीवी देखा है या कह लें कि लैपटॉप पर कुछ काम किया है। तो लॉजिक और साधारण समझ के हिसाब से तो उस इंसान की ऊर्जा या उसकी जो बैटरी है वो 100% फुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शरीर को तो लगातार आराम मिल रहा है ना। एकदम सही। लेकिन असलियत में होता क्या है? दिन के अंत में वो दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान महसूस कर रहा होता है। सुबह उठते ही शरीर में एक अजीब सा भारीपन होता है और ऐसा लगता है कि कुछ करने की ताकत ही नहीं बची है। तो मैं यही सोच रही थी कि आराम करना ही हमारी ऊर्जा को कैसे खत्म कर सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में बहुत ही अजीब लगता है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि आज के समय में ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। मतलब ये क्रॉनिक स्थिति बन चुकी है जहाँ लोग बिना कुछ किए भी लगातार थका हुआ महसूस करते हैं। हाँ, हर दूसरा इंसान यही कह रहा है कि वो थक गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जो बायोलॉजी की हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देती है। और बिल्कुल इसी पहेली को, इसी रहस्य को डिकोड करने के लिए हम आज के इस विश्लेषण में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है जिसका शीर्षक है डे 2 Why You Feel Tired All Day, वो असल में इसी अदृश्य थकान के कारणों की पड़ताल करता है। जी। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग थके हुए क्यों हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अच्छी नींद चाहिए या अच्छा खाना चाहिए। आज हम इसके पीछे के विज्ञान, उस बायोलॉजिकल टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की आदतें हम पर लगा रही हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, जिस पर हमारा स्रोत भी काफी जोर देता है। ये जो हर वक्त की थकान है, ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसके लिए किसी जादुई गोली या इलाज की जरूरत हो। ये थकान दरअसल एक अलार्म बेल है। ये सीधे तौर पर हमारी आधुनिक जीवन शैली का नतीजा है। शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है और थकान उस मशीन का ये बताने का तरीका है कि उसके अंदर के सिस्टम्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। तो चलिए इस मशीन के अंदर झांकते हैं और उन एनर्जी लीक्स या ऊर्जा सोखने वाले लीकेजेस को ढूंढते हैं। अगर हम शरीर की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो शुरुआत नींद से होनी चाहिए। बिल्कुल, वो सबसे बुनियादी चीज है। हम सब ने बचपन से सुना है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता है कि अगर कोई इंसान 4 घंटे की बहुत गहरी नींद ले ले तो क्या वो 8 घंटे की हल्की नींद के बराबर नहीं है? मतलब सोते वक्त शरीर में ऐसा क्या बायोलॉजिकल काम चल रहा होता है जो पूरा समय मांगता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि नींद सिर्फ शरीर का शटडाउन होना है, जैसे टीवी का प्लग निकाल देना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में जब इंसान सोता है तो उसका दिमाग दिन भर की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव होता है। विज्ञान में एक टर्म है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। दिन भर जब हमारा दिमाग काम करता है तो उसमें बहुत सारा मेटाबॉलिक कचरा या कह लें कि टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं तो ये किसी बहुत व्यस्त रेस्टोरेंट के किचन जैसा है। दिन भर किचन में खाना बनता है, बहुत भागदौड़ होती है, बर्तन गंदे होते हैं, फर्श पर चीजें गिरती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और दिन में उस किचन को साफ करना नामुमकिन है क्योंकि काम चल रहा है। एकदम सही। रात में जब रेस्टोरेंट बंद होता है तब असली सफाई शुरू होती है। हमारा दिमाग भी यही करता है। सोते समय दिमाग की कोशिकाएं, जो सेल्स होते हैं, वो असल में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं ताकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उस कचरे को धोकर बाहर निकाल सके। अरे वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, और इस प्रक्रिया में समय लगता है। अगर नींद के 6 से 8 घंटे पूरे नहीं होते तो वो किचन पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। मतलब अगले दिन जब रेस्टोरेंट फिर से खुलता है तो फर्श पर कल का कचरा पड़ा है और बर्तन गंदे हैं। और इसीलिए इंसान जब सुबह उठता है तो उसका दिमाग सुस्त होता है, वो ब्रेन फॉग महसूस करता है। इसके अलावा दिन भर जो हम जगे रहते हैं तो दिमाग में एडिनोसाइन नाम का एक रसायन लगातार बढ़ता रहता है जो हमें नींद का एहसास कराता है। तो नींद ही उसे साफ करती है। जी हाँ, पर्याप्त नींद ही इस एडिनोसाइन को पूरी तरह से साफ करती है। अगर ये सफाई नहीं हुई तो इंसान उठते ही थकान के साये में होता है। इसलिए स्रोत जो पहला समाधान देता है वो सिर्फ ज्यादा सोना नहीं है, बल्कि एक तय रूटीन बनाना है। एक फिक्स टाइमिंग, राइट? हाँ, एक ही समय पर सोना और उठना शरीर की इस सफाई प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज करता है। बात है, मुझे भी हमेशा लगता था कि थकान का असली इलाज कैफीन ही है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कॉफी दरअसल थकान मिटाती नहीं है,
हाँ। अभी हमने जिस एडेनोसाइन रसायन की बात की ना, हाँ, जो नींद लाता है। कैफीन सिर्फ दिमाग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है ताकि दिमाग को एडेनोसाइन महसूस ना हो। जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है, वो सारा जमा हुआ एडेनोसाइन एक साथ हमला करता है और इंसान पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। बाप रे, तो स्रोत के अनुसार इसका असली कारण कुछ और है। जी हाँ, और वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि शरीर में ऊर्जा का स्तर सीधे तौर पर पानी की मात्रा से जुड़ा है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता तो एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। इंसान के खून का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब खून गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि आपके हृदय को एक पतले पानी जैसे तरल को पूरे शरीर में पंप करना है और दूसरी तरफ उसे किसी गाढ़े सिरप जैसी चीज को पंप करना है। ओहो, सिरप को पंप करना तो बहुत मुश्किल होगा। वही तो, गाढ़े खून को मस्तिष्क और मांसपेशियों तक पहुंचाने के लिए हृदय को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो अतिरिक्त मेहनत शरीर की उस ऊर्जा को जला रही है जो शायद किसी और काम में आ सकती थी। एकदम सही पकड़ा आपने। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलने में देरी होती है, हृदय की धड़कन हल्की सी बढ़ जाती है, शरीर एक तरह के माइक्रो स्ट्रेस में रहता है। बाहर से सब शांत लगता है। हाँ, इंसान को बाहर से लगता है कि वो सिर्फ कंप्यूटर पर आराम से काम कर रहा है, लेकिन अंदर उसका हृदय गाढ़े खून को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसीलिए पानी पीना इतना जरूरी है। इसीलिए स्रोत सुझाव देता है कि दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना कोई मामूली सलाह नहीं है। ये हृदय के काम को आसान बनाने और उस अदृश्य ऊर्जा के रिसाव को रोकने का सबसे सीधा तरीका है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। तो हमने नींद और पानी यानी रिकवरी और सर्कुलेशन को समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें असल में ऊर्जा देती है, हमारा खाना। स्रोत के अनुसार हमारा गलत खान पान ऊर्जा को खत्म करने का तीसरा बड़ा कारण है। जी, अब हम सब जानते हैं कि जंक फूड या ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए बुरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक पिज्जा या एक बड़ा डोनट खाने से शरीर की ऊर्जा अचानक क्रैश क्यों हो जाती है? खाने के बाद तो इंसान को एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए ना। इसे समझने के लिए हमें इंसुलिन रोलर कोस्टर को देखना होगा। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक रिफाइंड शुगर यानी चीनी, सफेद ब्रेड या जंक फूड खाता है तो शरीर उसे बहुत तेजी से पचा लेता है। इससे खून में शुगर का स्तर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, जिसे हम आम भाषा में शुगर रश कहते हैं। हाँ, अब खून में इतनी ज्यादा शुगर शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इससे निपटने के लिए शरीर का पैंक्रियास भारी मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। तो इंसुलिन उसे कम करता है। इंसुलिन का काम खून से शुगर को निकालकर सेल्स में डालना है, लेकिन क्योंकि शुगर बहुत तेजी से बढ़ी थी, इंसुलिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है और वो खून से जरूरत से ज्यादा शुगर को साफ कर देता है। ओहो, मतलब शुगर जितनी तेजी से ऊपर गई थी अब वो नॉर्मल से भी नीचे गिर जाती है। बिल्कुल, इसे हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर क्रैश कहते हैं। और जब खून में शुगर अचानक कम होती है तो दिमाग को लगता है कि ऊर्जा खत्म हो गई है। इसी बिंदु पर इंसान को अचानक भयंकर सुस्ती आती है और नींद महसूस होती है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत भारी और ऑयली खाना खाने के बाद भी एक फूड कोमा जैसी स्थिति हो जाती है। उसका कारण थोड़ा अलग है। भारी फैट वाले खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए शरीर अपने खून के बहाव को दिमाग और मांसपेशियों से हटाकर पाचन तंत्र की ओर मोड़ देता है। अच्छा, सारा खून पेट की तरफ चला जाता है। और जब दिमाग को जाने वाला खून थोड़ा कम होता है तो सुस्ती आना स्वाभाविक है। इसीलिए स्रोत ये सलाह देता है कि डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। फाइबर क्यों जरूरी है? क्या ये ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करता है? बिल्कुल। अगर रिफाइंड शुगर ऊर्जा का एक अनियंत्रित फायर होज है जो सब कुछ डुबा देता है, तो फाइबर से भरपूर खाना एक स्लो ड्रिप आईवी की तरह है। ये शरीर को धीरे धीरे लगातार ऊर्जा देता रहता है, जिससे कोई इंसुलिन स्पाइक या क्रैश नहीं होता है। इंसान दिन भर एक समान ऊर्जा महसूस करता है। ठीक है, अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम वापस उस पैराडॉक्स पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सोफे पर बैठे इंसान वाली बात। हाँ, वो सबसे अहम हिस्सा है। साधारण समझ तो यही कहती है कि अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ तो मेरी ऊर्जा बचनी चाहिए, लेकिन स्रोत कहता है
कि एक्सरसाइज की कमी या शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना असल में शरीर को और ज्यादा कमजोर और थका हुआ बनाता है। ये कैसे संभव है? इस सिद्धांत को बायोलॉजी में यूज इट और लूज इट कहा जाता है। मानव शरीर इवोल्यूशन के नजरिए से ना बहुत ही कंजूस है। कंजूस? ये किसी भी ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च नहीं करेगा जिसकी उसे जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे एक शहर के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए किसी शहर में एक इलाका है जहां कोई नहीं जाता, उस सड़क का इस्तेमाल बंद हो गया है, तो नगर निगम क्या करेगा? वो उस सड़क की मरम्मत करना बंद कर देगा, वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देगा, ताकि शहर का पैसा और ऊर्जा बच सके। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हमारा शरीर बिल्कुल यही करता है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में होते हैं। जब कोई इंसान लगातार निष्क्रिय रहता है, कोई कसरत नहीं करता, तो शरीर ये संदेश लेता है कि अरे, इस इंसान को तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ सोफे पर बैठता है। तो शरीर उन माइटोकॉन्ड्रिया फैक्ट्रियों को बंद करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ बंद नहीं करता, शरीर उन्हें नष्ट कर देता है ताकि उनके रख रखाव पर ऊर्जा खर्च ना हो। अरे बाप रे! मांसपेशियों का आकार सिकुड़ने लगता है, हृदय की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर का पूरा एनर्जी ग्रिड डाउनसाइज हो जाता है। और यही कारण है कि जब वो इंसान अचानक से बस सीढ़ियों के 2 फ्लोर चढ़ता है तो उसकी सांस फूलने लगती है और वो बुरी तरह थक जाता है, क्योंकि उसके पास अब वो ऊर्जा पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बची ही नहीं है। इसीलिए स्रोत का चौथा समाधान बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना 20 से 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना। आपको जिम जाके भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहना है। बस शरीर को यह संदेश देना है कि मुझे इन सड़कों की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट्स चालू रखो, फैक्ट्रियां बंद मत करो। वो 20 मिनट की वॉक शरीर को मजबूर करती है कि वो नई ऊर्जा पैदा करे और अपनी क्षमता को बढ़ाए। ये सच में एक आंख खोलने वाली बात है। ऊर्जा बचाने से ऊर्जा खत्म होती है और ऊर्जा खर्च करने से ऊर्जा बनती है। कमाल का मैकेनिज्म है। बिल्कुल। अब तक हमने शारीरिक कारणों पर चर्चा की, लेकिन स्रोत कुछ अदृश्य कारणों की ओर भी इशारा करता है जो मानसिक है। और आज के डिजिटल युग में ये सबसे बड़ा अपराधी है, स्क्रीन टाइम। एकदम सही। अब मैं यहाँ वो पुरानी एनालॉजी नहीं देना चाहती कि दिमाग एक कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। अगर मैं इसके लिए एक नई एनालॉजी सोचूं तो ये ऐसा है जैसे एक गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालकर उसके एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबाना। गाड़ी का इंजन भयंकर शोर कर रहा है, बहुत सारा फ्यूल जल रहा है, मशीनरी गर्म हो रही है, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। जब हम लगातार स्क्रीन देखते हैं, चाहे वो काम हो, सोशल मीडिया हो या लगातार खबरें पढ़ना हो, हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों नई जानकारियों को प्रोसेस कर रहा होता है। और हम बैठे एक ही जगह है। हाँ, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स और नर्वस सिस्टम लगातार उत्तेजित रहते हैं। ये वो न्यूट्रल गियर में इंजन रेव करना ही है। दिमाग भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऊर्जा जला रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से हम कहीं नहीं जा रहे। और इसका असर नींद पर भी तो पड़ता है, जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग की पीनियल ग्लैंड को सीधा धोखा देती है। शरीर को लगता है कि अभी भी सूरज निकला हुआ है। इसके कारण मेलाटोनिन, जो नींद लाने वाला हार्मोन है, उसका उत्पादन रुक जाता है। तो इंसान सोना तो चाहता है लेकिन सो नहीं पाता। इंसान थक कर चूर है, लेकिन उसका शरीर उसे सोने नहीं दे रहा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अभी दिन है। और इसके साथ ही स्रोत ने तनाव और ओवरथिंकिंग को भी एक बड़ा कारण बताया है। तनाव कैसे हमारी शारीरिक ऊर्जा को सोखता है। जब इंसान तनाव में होता है या बहुत ज्यादा सोच रहा होता है तो शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसे आसान भाषा में फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। एवोल्यूशन के समय में यह सिस्टम तब चालू होता था जब कोई शेर हमारे पीछे पड़ा हो, ताकि शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो सके। हाँ, ऐसे में शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव वाले हार्मोन खून में छोड़ देता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों में खून का बहाव तेज हो जाता है। शरीर किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक देता है। लेकिन आधुनिक समय में समस्या ये है कि कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है। इंसान सिर्फ अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठा है और किसी ईमेल को लेके परेशान है। यही सबसे बड़ी समस्या है। शरीर ने लड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की, लेकिन उसका कोई शारीरिक इस्तेमाल नहीं हुआ। वो ऊर्जा अंदर ही अंदर इंसान को थका देती है। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है कि शरीर 24 घंटे अलर्ट पर है, एक अलार्म जो कभी बंद नहीं होता।
ये इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्क्रीन से पूरी तरह दूर जाना या तनाव को जादुई तरीके से गायब कर देना तो आज के समय में प्रैक्टिकल नहीं है। स्रोत बहुत ही यथार्थवादी समाधान देता है। 5वां समाधान है सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन्स को बंद कर देना। यह दिमाग को मेलाटोनिन बनाने और कूल डाउन होने का समय देता है। और तनाव के लिए 6वां समाधान है दिमाग को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में लाना। इसके लिए स्रोत मेडिटेशन, योग या सिर्फ कुछ मिनटों की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस का सुझाव देता है। गहरी सांस लेना सच में काम करता है? बहुत अच्छे से। गहरी सांसें सीधे वेगस नर्व को संकेत देती हैं कि कोई खतरा नहीं है, शेर नहीं है, अब शांत हो जाओ। ये एक छोटा सा स्विच है जो ऊर्जा की भारी बर्बादी को रोक सकता है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये कोई रहस्यमय बीमारी नहीं है, ये एनर्जी लीक्स की एक श्रृंखला है। नींद की कमी से कचरा साफ नहीं हुआ, पानी की कमी से खून गाढ़ा हो गया और हृदय पर जोर पड़ा। खराब डाइट ने इंसुलिन को बिगाड़ दिया। एक्सरसाइज न करने से शरीर ने अपनी ऊर्जा फैक्ट्रियों को ही बंद कर दिया। और अंत में स्क्रीन्स और तनाव ने इंजन को न्यूट्रल में रेफ करके बची खुची ऊर्जा भी चला दी। बिल्कुल। और इन सब चीजों ने मिलकर उस अदृश्य थकान का जाल बुना है जिसमें आज बहुत से लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस स्रोत की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि ये सिर्फ ज्ञान बांटकर खत्म नहीं हो जाता। ये श्रोताओं के सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिन का चैलेंज रखता है। हाँ, और ये चैलेंज इस बात का प्रमाण है कि मानव शरीर कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है। स्रोत कहता है कि इन 6 आदतों, सही समय पर सोना, भरपूर पानी पीना, डाइट सुधारना, रोज 20 मिनट वॉक करना, स्क्रीन टाइम लिमिट करना और गहरी सांस लेना, इन्हें सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करके देखें। सिर्फ 1 हफ्ता और शरीर अपनी उन बंद पड़ी ऊर्जा फैक्ट्रियों को फिर से चालू कर देगा। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। ये हमें बताता है कि नियंत्रण हमारे ही हाथों में है। बिल्कुल। अगर हम जीवन शैली की वजह से थके हुए हैं तो जीवन शैली को बदलकर हम उस थकान को मिटा भी सकते हैं। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक ऐसे विचार पर ला खड़ा किया है जिस पर सच में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को या कई बार खुद को भी आलसी का ठप्पा लगा देते हैं। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति का तो स्वभाव ही आलसी है, वो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहता। हाँ, ये तो बहुत ही आम धारणा है समाज में। लेकिन आज के इस विज्ञान को समझने के बाद ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या वो इंसान सच में आलसी है? या क्या ये संभव है कि जिसे हम एक चरित्र दोष मान रहे हैं वो असल में सिर्फ क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का नतीजा है? क्या वो इंसान आलसी है या उसका इंसुलिन लगातार क्रैश हो रहा है? बहुत सही पॉइंट है। क्या वो जीवन में कुछ करना नहीं चाहता या उसके शरीर ने माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के कारण सच में ऊर्जा बनाना बंद कर दिया है? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमने अपनी बायोलॉजिकल थकावट को आलस का नाम दे दिया है? ये तो हमें अपने सोचने के तरीके को ही बदलने पर मजबूर कर देता है ना? अगर मात्र 7 दिनों के लाइफस्टाइल बदलाव से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा वापस आ सकती है तो सोचिए हमारी इस आधुनिक जीवन शैली ने हमारी असली क्षमता को कितने गहरे पर्दे के पीछे छिपा रखा है। शायद हम थके हुए नहीं हैं, हमने बस अपनी मशीन को सही तरीके से चलाना छोड़ दिया है। यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। अपने शरीर के संकेतों को सुनिए और अपनी ऊर्जा को वापस हासिल कीजिए।